हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं ऐसा पूछ रही हूँ आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, मतलब किस क्षेत्र से ज्वाइन? अच्छा, मैं धमतरी से हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, बढ़िया, स्वागत है भैया आपका। जी। बढ़िया, संगीता दीदी, डॉक्टर एस के टिब्बरवाल, आपका स्वागत है। आज हमारा विशेष सत्र है। बढ़िया, 7:30 बज गया है, तो आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज़, और हम बाबा जी की वंदना से इस सत्र को शुरू करते हैं। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, है ना। तो ऐसे पूज्य श्री ए नागराज जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी भी कहते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए आज हमारा विशेष सत्र है। ये जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप है, जो मूलतः एक समय पर जीवन विद्या कच्छ ग्रुप हुआ करता था। कच्छ के अधिकतम अध्ययनरत लोग जो हैं वो इस ग्रुप में हैं। और हमने कुछ, मुझे लगता है कि 24-25
24वां शायद सत्र होगा आज, या 23वां या 24वां सत्र है आज। कुछ समय पहले मेरे मन में ऐसी इच्छा जागी कि हमें अध्ययन को शुरू करना है, और चूँकि मैं 10 वर्ष बच्चों के साथ शिक्षा के साथ जुड़ी रही, उससे पहले 2 वर्ष मैंने कॉलेज में पढ़ाया, है ना? बीसीए, बीबीए के बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाती रही मैं, कंप्यूटर साइंस सिखाती रही। मैं खुद मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। लेकिन मैं वो डिग्री को कभी सार्थक नहीं माना, और मेरे कॉलेज का जो अंतिम दिन था, उस दिन मैंने एक निश्चय किया, वो ये था कि मुझे ऐसा समझ में आ गया कि ये शिक्षा पर्याप्त नहीं है, पूरी नहीं है, और मैं अपनी शिक्षा को जारी रखूँगी। इस क्रम में मेरी मुलाकात हमारे श्रीमान जी जनक पटेल से हुई, जो अभी टेक्निकल जो असिस्टेंट्स जो है वो इस कार्यक्रम के लिए वो करते हैं। दोनों ही इंजीनियर हैं, और हमने ये तय किया कि हमें साथ में आध्यात्मिक यात्रा पर चलना है। इस क्रम में बहुत सारे पंथ, मत इनसे जुड़ते-जुड़ाते एक समय आया 2015 में, जब मैं अंत में मुझे लगा विपश्यना एकमात्र रास्ता है, और ऐसा विचार बना करके मैं विपश्यना के लिए चली गई 2015 में। ये बात है नवरात्रि के आसपास की बात है ये। और उस विपश्यना में जो 10 दिन में कुछ खास तौर पर छठे, 7वें, 8वें, 9वें 4 दिनों में कुछ ऐसा भीतर घट गया कि जिससे ये समझ में आ गया कि कुछ एक रिक्तता जैसी महसूस हो गई है ना, कुछ भरा तो नहीं अपने भीतर, पर रिक्तता है, ये बात पकड़ में आ गई। और इस रिक्तता को भरने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, कोई तो चीज़ है जो मुझ में नहीं है, ऐसा मुझे पकड़ में आ गया था। और इस क्रम में मैं जब वापस आई विपश्यना से, ये बड़े आश्चर्य की बात है, लोग बड़े खुश होकर के, एनर्जाइज़ होकर के आते हैं। लेकिन मैं जब वापस आई ना, तो एक मुर्दा जैसी मेरी हालत थी। और ये देख के मेरे हस्बैंड बहुत डर गए कि भाई ये तो कुछ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या घट गया। और एक है ना, चुप्पी जैसी मेरे अंदर छा गई। और फिर ये हुआ कि चलो छुट्टियों का थोड़ा समय आया, दिवाली की छुट्टियां थी, तो हम दोनों उस समय शिक्षा कार्य में रत थे, शिक्षण कार्य में रत थे। तो ये हुआ चलो घूम आया जाए, अहमदाबाद हम पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचे तो बाई चांस की बात, हमारे एक डॉक्टर छोटालाल शाह जी हैं, जो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इस सेशन को। वो यहाँ कच्छ में जीवन विद्या के कुछ कार्यक्रमों को आयोजित किया करते थे, परिचय शिविर को आयोजित करने का एक जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं प्रेरणा के फलस्वरूप को लिया हुआ था। तो इस क्रम में उन्होंने रविंद्र तमगाडगे जी, जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, मुख्य वक्ता भी हैं, और जिन्होंने मेरा जीवन विद्या परिचय शिविर लिया, तो हमें रात को करीब 11, मुझे लगता है ऐसे ही 10:30-11 बजे के करीब मुझे मैसेज मिला कि कुछ जीवन विद्या करके कोई चीज है, जिसका परिचय शिविर है 5 दिनों का। और बाई चांस की बात, मेरी तो छुट्टी थी ही, क्योंकि मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, हमारे जो श्रीमान जी हैं उनका नहीं था, क्योंकि वो किसी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। और उस समय रविंद्र तमगाडगे भैया जी की नई नई शादी हुई थी, माधुरी भाभी जो आज हमारे साथ ज्वाइन भी हैं, है ना? तो जैसा उनका नाम माधुरी है, वैसी वो बहुत स्वीट है ना, तो ये लोग नए नए शादीशुदा ही वहां पर आ गए अपनी छुट्टियों को बिताने, और साथ साथ परिचय शिविर लेने, और साथ साथ मेरा भला करने। और मुझे है ना, मैं जहाँ-जहाँ कहीं-कहीं भटक रही थी, वो भटकाव को खत्म करने, एक निग्रह बिंदु, एक निष्कर्ष को बनवाने के लिए। तो बहुत-बहुत कृतज्ञता है मेरी इन दोनों के प्रति, जिन्होंने अपना अमूल्य समय उस 2015 में दिया। जब मैं पूरी रात की हम लोगों ने यात्रा करी, मैंने और हमारे श्रीमान जी रात भर गाड़ी चलाई, जो कि रात में गाड़ी नहीं चलाते हैं अमूमन, उन्हें रात में ठीक से दिखता नहीं है। थोड़ा-सा उनको समस्या होती है लाइट से भी। तो बहुत कृतज्ञता उनके प्रति। और जैसे मुझे याद है कि जैसे कोई मरा हुआ फूल हो, या मरा हुआ कोई पौधा, उसमें आप, है ना, मुरझाया हुआ कोई पौधा, उसमें आप पानी देते जाते हैं, जड़ें पानी पीती जाती हैं, उसके फलस्वरूप उसकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। ऐसी कल्पना कीजिए कि जब मैं पहुंची 9:30-10 बजे करीब, तो रविंद्र भैया, आप है ना पदार्थावस्था, प्राणावस्था को रख रहे थे, और मुझे जैसे एक एक वो चीज है ना, बूंद, एक अमृतमयी जल जैसी मुझे
प्रतीत हो रही थी, और मुझे ये लग रहा था जिन बात जो रिक्तता को भी मैं व्यक्त नहीं कर पा रही थी, जो मेरे पास प्रश्न भी नहीं थे, प्रश्न सहित उत्तर मुझे मिलने लग गए। और वो 5 दिनों की जो यात्रा थी उसकी महिमा मैं क्या ही कहूँ, है ना। उसके बाद एक भी दिन मैं रुकी नहीं, और सतत, है ना, उस वही परिचय शिविर मेरे लिए पर्याप्त था। उसके बाद तुरंत ही मैंने परिचय पुस्तकें और तरह तरह से जुगाड़ करना शुरू किया। उस समय ऑनलाइन बहुत ये नहीं था, चीजें बहुत उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, तो जो कुछ भी उपलब्ध था वहां से शुरू किया, और शुरू करते करते आज ये यात्रा यहाँ तक पहुंच गई है। मैंने 200 ऑनलाइन सत्र करने का एक संकल्प लिया है, और कुछ रील्स बनाने का भी संकल्प लिया है, जो जो अभी लगातार जारी है। कल ही मुझे एक न्यूज मिली कि एक भैया जो जिन्होंने हमारी रील देखी थी, दिल्ली में कहीं रहते थे, और उन्होंने फिर फोन करके पूछा, कि मुझे मैसेज करके पूछा फेसबुक पे कि ये इसका स्रोत का मुझे बताइए, लिंक बताइए। हमने उनको भेज दिया, तो उन्होंने परिचय शिविर देखा, और देखने के बाद कहते हैं हमको ये सारी पुस्तकें पढ़नी है, और वो पूरी पुस्तकों का सेट वहां दिल्ली में समय सुरेंद्र पाठक जी उनके पास से लेकर के गए। तो मैं ये सोच रही थी कि बाबा जी कर्म दर्शन में कहते हैं कि प्रत्येक कर्म में ना कर्ता कारण उद्देश्य फल और प्रभाव। तो छोटा सा एक कंकड़ आप डालते हैं ना पानी में, है ना, कोई विचार किसी तक, है ना, विचार विधि से वो कोई बात कहीं पहुंच जाती, तो कौन तैयार बैठा हो हमें पता नहीं है। तो स्वयं को प्रस्तुत कर देना एक बहुत बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आई। मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन मुझसे पूर्व जिन लोगों ने, जो लोग मेरे लिए प्रस्तुत हुए, उनके प्रति खूब खूब कृतज्ञता, खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। और रविंद्र भैया, आपका खूब खूब स्वागत है। आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। आज हमारे साथ करीब 20-21 लोग हैं, और रविंद्र भैया चंद्रपुर से जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे साथ। तो और भी जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ लोग अहमदाबाद से हैं, पता नहीं, बहुत बहुत जगह से लोग जुड़े हुए हैं, और भी जुड़ेंगे, और भी बहुत सारे लोग हमारा ऑनलाइन फिर बाद में भी रिकॉर्डिंग को देखेंगे। तो भैया, आपका स्वागत है, आभार। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए जी। जी। सभी मेधावियों को मेरा सादर प्रणाम। शालिनी दीदी, जनक भैया, इनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है, उस प्रयास में मेरा भी जुड़ाव हो पाएगा, मैं भी सहयोगी हो पाऊँ, आपको पूरक हो पाऊँ, इसी आशा के साथ आज मैं जुड़ा हूँ। तो मैं अपना संक्षिप्त में परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम रवि तामगाड़गे है। मैं बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। जैसे कि अभी दीदी ने बताया है कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई भी की, उसके बाद में परीक्षा भी पास कर ली, पर योग सहयोग से घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। उसके बाद में मैं टीचर बनने की पढ़ाई किया और टीचर बन गया। तो इसमें मैं बनना एक चाहता था, बन गया दूसरा कुछ। जी। तो एक डिप्रेशन सा मन में बना था, तो कहीं मन नहीं लगता था। मैं टीचर तो बन गया था, जॉब भी मिल गया था। उस डिप्रेशन में अनसन काम कुछ भी करने लगा था मैं, जो भी आता था मन के हिसाब से। तो मेरा परिचय उद्धव भैया से हुआ। उन्होंने बताया कि एक ऐसी भी चीज़ है जिसको समझा जा सकता है। उस रूप में मैं मसूरी में मैं जाके पहला परिचय शिविर किया सोम भैया का। तो वहाँ लगा कि ये कुछ बहुत बढ़िया बात है। जो प्रश्न मन में थे, वो प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल सकता है, हम समझ सकते हैं, हम जी सकते हैं, और जो भी डिप्रेशन है, जो भी समस्या है, वो भी सॉल्व हो सकती है। उस रूप में मैंने उसको सब देखा था। जीना का तो बाद में, जीने के स्वरूप को बाद में देखा मैं। और मैंने वो परिचय शिविर करने के बाद कानपुर में शिविर किया, रायपुर में शिविर किया। मैं शिक्षा विभाग में काम करता हूँ, इसलिए मेरे को छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, फिर भी मैं छुट्टी डाल डाल के परिचय शिविर करता रहा। क्या बात। और उसके बाद में पता चला कि इसको पूरा समझा जाए।
तो समझने के लिए क्या स्रोत है, कहाँ है, क्या, ये कुछ समझ में नहीं आया। और वहाँ पहले सिर्फ परिचय शिविर ही होता था, अध्ययन शिविर नाम का कोई चीज नहीं था पहले। अच्छा, तो भैया ये किस सन की हाँ, बात है? ये शायद 2010-11 की बात होगी। नहीं, अच्छा। 10-11 की नहीं, वो 9-10 की बात है। हाँ। हाँ, जी 2009-10 की बात है। जी जी। तो फिर उसके बाद में बाबा जी ने भी प्रस्तावित कर दिया कि इसको अध्ययन शिविर के रूप में लिया जाए, ये परिचय शिविर ही ना रहे, क्योंकि हर जगह फिर परिचय शिविर ही होता था। हाँ। तो उसमें पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ, जी मतलब ये मध्यस्थ दर्शन का पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ। उस अध्ययन शिविर में मैंने मन बना लिया, मैं, उद्धव भैया, प्रशांत भैया ने मन बना लिया कि हमको जाना ही है। फिर परिचय मतलब अध्ययन शिविर तो शुरू हो गया था, और उसमें छत्तीसगढ़ के, मतलब वहाँ नंद कुमार जी थे, शिक्षा सचिव और संचालक करके। तो उन्होंने कुछ 30-32 टीचर को भी अध्ययन शिविर कराने का सोचा था, उनका भी वो रजिस्ट्रेशन कराए थे वो। और हम महाराष्ट्र से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए थे कि अच्छा। हमको भी आना है, हमको भी अध्ययन शिविर करना है, जी इसको जी। समझना है, पठन करना है। तो उस संयोग में क्या हुआ कि हमको छुट्टी नहीं मिला। ओहो। हम बहुत जूझते रहे, हम एससीईआरटी में एप्लीकेशन किए, हम डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन किए, फिर भी हम बहुत जूझे, पर हमको 1 महीना तक छुट्टी नहीं मिला। फिर हमने क्या करे सोचा, तो फिर वो छत्तीसगढ़ से एक ऑर्डर बुलाए एससीईआरटी में, फिर एससीईआरटी से डिस्ट्रिक्ट में, फिर सीओ को कन्विंस किए, रिक्वेस्ट किए कि हमको जाना है, क्योंकि इतना 6-6 महीने का छुट्टी तो नहीं दे पाते थे वो भी। हाँ। ये फिर इस रूप में हमने ये सोचा कि ये जो 1 महीना कम हो रहा है, हम अपने पे लीव लेकर हम जाते थे, 10 दिन 5 दिन हम विदाउट पे लेकर जाते थे। जी और 1 महीने बाद हमको छुट्टी मंजूर हुआ और हम चले गए वहां पे। और उस रूप में वो हमको इतना अच्छा लगा कि मतलब 1 महीना लेट तो पहुंचे हम, पर वो लेट पहुंचने का दुख नहीं था, वो जाने का सुख बहुत ज्यादा था। जी और मन लगाकर पढ़े भी, और उसके बाद में वो अध्ययन सत्र हमने पूरा किया। जी। इस रूप में हम हर डाइट्स में भी गए हैं, छत्तीसगढ़ के हर डाइट में भी हमको जाना होता था, बच्चों के साथ संवाद करना होता था। तो इस यात्रा में फिर वो अध्ययन शिविर खत्म होने के बाद हम फिर महाराष्ट्र में वापस आ गए। नंद कुमार जी का भी ट्रांसफर इधर हो गया फिर, और शिक्षा विभाग में पूरी तरह से इसको अलग अलग रूपों में बताया गया, परिचय के रूप में बताया गया। हम्म। और परिचय शिविर का सत्र एक साथ शुरू हो गया, बहुत सारे परिचय शिविर महाराष्ट्र में शुरू हो गए शिक्षा विभाग से। जी। और इसको तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं रखना था हमको, उसको सामाजिकता में भी, समाज में भी, सामाजिक रूप परिचय शिविरों में भी रखना था। तो उस रूप में बहुत सारे जो भी प्रबोधक है अपने, योगेश भैया है, सोम भैया है, सुरेंद्र भैया है, इन सभी के हमने यहाँ सामाजिक रूप में भी परिचय शिविर शुरू हो गए। तो हमारा तो अध्ययन सत्र पूरा हो गया था। तो वो पहला अध्ययन सत्र था, उसमें बहुत सारी मतलब किसी को पता नहीं था कि अध्ययन सत्र कैसा होता है, सभी लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से चल रहे थे, सारे प्रबोधक लोग भी, कि अच्छा। हमको पढ़ना करना है। मतलब साधन भैया रहे, सोम भैया रहे, मतलब क्या चलाना है वो समझ में नहीं आता था, सिर्फ बाबा जी बताते थे, उस रूप में चलते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। कोई ऐसा कुछ ठोस ऐसी तैयारी नहीं थी, जैसे हम आजकल हम देखते हैं अध्ययन सत्र को एक सिस्टमेटिक वे में, एक बहुत अच्छे स्वरूप में आया है उसको, कि जी। क्या समझाना है, क्या बताना है, ये पहले से प्रिस्क्राइब्ड है। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। ये तो खत्म हो गया। फिर यहाँ जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, हमने बहुत सारे परिचय शिविर लिए। परिचय शिविर लेने के बाद हमने सोचा कि इसके 8-8 दिन के अध्ययन सत्र किए जाए, 15-15 या 20-20 दिन, ये या मासिक रूप में या हर महीने में। तो इस रूप में बुल्ढाना का भी अध्ययन सत्र चलता रहा, और यवतमाल का भी अध्ययन सत्र चलता रहा। जो यवतमाल के लोग हैं, जो भी हमारे अभी बंधु हैं, तो वो बंधुओं के साथ भी हमने गवर्नमेंट के थ्रू कुछ 7-8 अध्ययन सत्र चलाए। उसके बाद में गवर्नमेंट की अनुकूलता खत्म हो गई, नंद कुमार जी की ट्रांसफर हो गई, अनुकूलता खत्म हो गई। फिर अच्छा। भी ये लोग जुड़े रहे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत
और अध्ययन सत्र चलाते रहे। फिर पारिवारिक रूप में हम चलते रहे क्योंकि अभी तो जगह भी नहीं थी और वो मतलब सोर्स भी नहीं था, इकोनॉमिकल सोर्स भी नहीं था। फिर हमने हर परिवार में सत्र चलाना शुरू किया कि जैसे यवतमाल में 10-15 परिवार थे तो एक बार एक दिन या 2 दिन का एक परिवार में करें। राहुल भैया के परिवार में हमने बहुत सारे सत्र चलाए। फिर हम कुछ टास्क देते थे, उस टास्क को पढ़ते थे। हम चंद्रपुर और यवतमाल के बीच में करीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम चंद्रपुर से मैं उद्धव भैया जाते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादातर तो उद्धव भैया ही जाते थे। हम परिवार में बैठते थे, 2 दिन रहते थे उनके साथ, उनके उनके ही घर में खाना पीना होता था और दिन भर हम अध्ययन सत्र चलाते थे। इस रूप में एक सुखद घटना हुई कि वहाँ एक समूह आगे बढ़ के आया और एक केंद्र के रूप में उसकी प्रस्तुति अभी भी होती है। बहुत अच्छा माहौल बना है यवतमाल में। क्या यवतमाल का परिवार समूह एक बहुत स्ट्रांग परिवार समूह है। हाँ, उस स्वरूप में अपने जो वार्षिक सम्मेलन होते थे वहां भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी। मतलब जिन्होंने वार्षिक सम्मेलन किए हैं उनको तो पता ही है, और जो अध्ययनार्थी है जिन्होंने नहीं किए हैं उनको मेरी विनती है कि वो भी हर वार्षिक सम्मेलन को ज्वाइन करे, कम से कम जाकर देखे, वहाँ का वातावरण देखे, लोगों का व्यवहार देखे, क्योंकि व्यवहार देखने के बाद ही हमारी निष्ठा बन पाती है। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं या बहुत सारा ज्ञान पड़ा है ऑनलाइन, बहुत सारा है, बहुत अच्छी अच्छी, आप किसी का भी स्टेटस खोल के देख लीजिए, हर आदमी 15-20 ज्ञान की चीजें स्टेटस में डाल देता है, भले ही वो जीता हो या ना हो, बहुत सारा ज्ञान स्टेटस में पड़ा रहता है, नहीं क्या? जी तो बिल्कुल। ज्ञान तो बहुत सारा पड़ा है, पर वो ज्ञान मतलब व्यवहार में या जीने में आता है या नहीं आता है इसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, नहीं क्या? हम हायरार्की के रूप में जीना चाहते हैं, तो इस रूप में ज्ञान को हम व्यवहार में जीने में देखने का एक बहुत अच्छा स्थली जो है वो सम्मेलन है। तो इसको हम देख पाए, इसको समझ पाए, हम जी पाए उनके साथ, उसके बाद में निर्णय कर पाए कि ये सही में अच्छी चीज है या नहीं है, नहीं क्या? नहीं तो बताना और सुनना सुनाना ये अलग चीज है। तो सम्मेलन को जो भी नहीं ज्वाइन किए वो अगले सम्मेलन में ज्वाइन करे, वहाँ की बातें सुने, वहाँ का वो बातें सुने, समझे, नहीं समझ में आए तो वहाँ का सिर्फ माहौल देखे, जीना देखे, लोगों का एक जी दूसरे के साथ आपसी मैत्री देखे, स्नेह देखे। इससे बहुत अच्छा मन बनता है अध्ययन में। ये भी एक अध्ययन की प्रक्रिया ही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी है अध्ययन प्रक्रिया में कि जहां जहां सेंटर्स है, यह सेंटर्स कैसे बने हैं, इनको समझना, ये कैसे चलते हैं, यहाँ के पारिवारिक जो भी संबंध है ये कैसे है, उसके साथ साथ इनका व्यवहार क्या है, इनका जीना क्या है एक दूसरे के साथ, ये समझने के लिए कि भी हमको सेंटर को भी जाकर देखना जरूरी है, उनके साथ कुछ समय बिताना जरूरी है। इससे भी हमारी ज्यादा निष्ठा बनेगी। हम एक मतलब हमारे अंदर में जो निष्ठा की आवश्यकता है अध्ययन के दौरान वो भी बढ़ेगी। मतलब बाबा जी भी यही कहते थे, हर बार कहते थे, हम जब भी बोलते थे कि बाबा जी हम पढ़ रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा बोलते थे कि निष्ठा रखो ना अपनी, जब तक निष्ठा नहीं बनेगी तब तक नहीं समझ में आएगा। तो निष्ठा, अध्ययन में निष्ठा बहुत जरूरी है। तो ये निष्ठा बनने के लिए ये सारे सोर्सेस है कि मैं अकेला समझ लीजिए कि मैं अकेला हूँ और अध्ययन करना चाहता हूँ तो वो संभव नहीं हो पाता है जब तक कोई समझा हुआ मेरे साथ जुड़ा ना हो। जैसे आज का हम सत्र शुरू किए हैं तो शालिनी दीदी ने जो भी समझा है उनके समझ के साथ हम जुड़ रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं किताबें लेकर पढ़ूं तो 1-2 पेज पढ़ के मतलब नींद आ जाएगी, ऐसी चीज है, बिल्कुल। नहीं क्या? तो ऐसे पुस्तक पठन करने से कोई अध्ययन नहीं होता है, पठन करने से सूचनाएं मिलेगी, वो भी आधी अधूरी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इच्छा में या चित्रण में जो भी हमारी स्मृति बनी है उस स्मृति को हम निकाल निकाल के देखते हैं। जो भी हम शब्द पढ़ते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या भी सुनते हैं, कोई भी दूसरे वक्ता से सुनते हैं,
तो वो शब्द को हम सिर्फ इच्छा में बनी हमारी पूर्व स्मृतियां जो है, जिसको हम मान्यता भी बोल सकते हैं, उन मान्यताओं के साथ जोड़ जोड़ के देखते हैं। जैसे मैं सुख शब्द किसी से सुनता हूँ, कहीं से सुनता हूँ, तो मेरी जो भी सुख के बारे में धारणाएं हैं, समझ है, वो शब्द को मैं उस धारणा या मान्यता के साथ जोड़ के देखता हूँ और समझता हूँ कि यही सुख है, और मैं उसको लगता है कि बहुत बढ़िया। जैसे एक शब्द है आत्मा, तो हिंदू वाङ्मय में आत्मा का अर्थ कहीं जो बताया है वो पूरा नहीं पढ़ पाता है। वो गलत है ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर भी उसका अर्थ कोई अलग स्वरूप में बताया गया है या पूरी तरह से नहीं समझा गया है उस स्वरूप को, इसी को पूरा समझा गया है। बट हमारी जो आध्यात्मिक धारा में उसको जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जी। जिस रूप में माना जाता है, उस रूप को मध्य दर्शन नहीं मानता है। आत्मा शब्द को, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जी। तो मैं भी अध्ययन में जो भी लगा हूं मैं, तो मैं जो भी शब्द को पढ़ता हूं, तो उस शब्द का कुछ अर्थ है, अर्थ के साथ उसकी कुछ वास्तविकता है। तो अध्ययन प्रक्रिया यही है पूरी तरह से, कि शब्द है, शब्द के बाद अर्थ को समझना है, अर्थ को किस रूप में समझना है, सह अस्तित्व के रूप में अर्थ को समझना है। नहीं क्या, अर्थ का अर्थ ही यही है कि संपूर्णता, नहीं क्या, अर्थ, उपयोगिता, प्रयोजन, यही अर्थ है। अगर प्रयोजन, प्रयोजन जो भी होगा वो प्रयोजन सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं होगा या किसी चीज के नहीं होगा। प्रयोजन जो होगा सारे अखंड ब्रह्मांड के लिए प्रयोजन होगा, और वो भी सेम होगा हर खंड में, हर देश में, हर दिशा में, हर ग्रह में, हर गोल में, या अखंड ब्रह्मांड में उसका अर्थ वही होगा जो अर्थ है उसका, सही में जो अर्थ है, जो मध्यस्थ दर्शन बोलता है, हर चीज का अर्थ यही है। संपूर्णता में अर्थ अगर समझे है तो मैं अर्थ किस रूप में देखता हूँ, अर्थ को शब्द को पढ़ने के बाद अध्ययन प्रक्रिया में मैं किस रूप में उस अर्थ को समझता हूँ, समझना चाहता हूँ। मैं मान्यता के रूप में उस अर्थ को समझना चाहता हूँ या संपूर्णता के रूप में उस अर्थ को समझना चाहता हूँ। तो इसको समझना है। तो इसी के लिए हमको किसी समझे हुए व्यक्ति का सानिध्य या फिर संपर्क जरूरी है अध्ययन प्रक्रिया में। अगर हम ऐसा नहीं करते कि मैं अगर ऐसे सोचता हूँ कि मैं किताबें ले लूंगा, पढ़ लूंगा और मैं समझदार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं क्या, जैसे समझ एक शब्द बहुत बड़ा शब्द है। अगर वो शब्द का अर्थ हमको समझ में आ जाता है, उसकी वास्तविकता हम समझ पाते हैं, तो हम समझ शब्द हर बार नहीं यूज कर सकते। उसकी महिमा बहुत बड़ी है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है मतलब समझ नहीं। ये सूत्र कोई आसान सूत्र नहीं है। अगर हमारा जीना भी नहीं बन पाता है, हमारा सोचना भी नहीं बन पाता है, बार बार हम हमारे विचारों में भी अगर कोई गलती आ जाती है, तो हम समझे नहीं है ये उसका रूप है, स्वरूप दिखाई देता है, तो हम समझ शब्द को नहीं आसानी के साथ ले सकते, उसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो अध्ययन प्रक्रिया में जो भी शब्द है, उन शब्दों को हम पढ़ते हैं, तो वो शब्द भी पढ़ने का जो भी स्वरूप है वो भी किसी समझे हुए के साथ में हम पढ़ते हैं, तो हम अर्थ तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, तो हम अर्थ तक पहुंच पाते हैं। क्या तो अर्थ, हाँ, अर्थ हम मान्यताओं के रूप में अगर शब्द पढ़ते हैं तो बहुत कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। समझो वो शब्द को पढ़ते पठन करते हैं तो बहुत सही दिशा में चलेंगे। नहीं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा बात ऐड करना चाहूंगी। आपने बहुत बढ़िया ध्यानाकर्षण कराया। मैं यूजुअली पूछती हूँ कि अध्ययन के दौरान किन बातों की सतर्कता रखी जाए, तो आपने बहुत बढ़िया ध्यानाकर्षण कराया। लास्ट सेशन में हमारे साथ श्रीमती सुनीता पाठक जी जुड़े थे।
तो उन्होंने भी ये ध्यानाकर्षण कराया कि आदर्शवादी भाषा से और कुछ शब्द भौतिकवाद से भी, जैसे अंश है ना, परमाणु है, इस तरह के शब्द कुछ भौतिकवाद से भी लिए गए हैं, लेकिन बाबा जी ने हर एक शब्द को परिभाषित किया है, और उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सत्य भास जाए ऐसी भाषा है ना, उसके लिए परिभाषा दिया, क्योंकि जो शब्द है वो तो परंपरा के ही हैं। और हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे पास अभी जो चित्त में पड़ा हुआ है, हम सारा रिकॉग्निशन इसी आधार पर कर रहे हैं, है ना, तो वो उस जगह पर गलती होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो दो बातें आज आपने बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण कराया। एक तो जो आपसे थोड़ा सा आगे है, जिसका थोड़ा ये भाषा परिभाषा के साथ एक तारतम्यता बन गई है, उनके साथ है ना एक अध्ययन को करना, और दूसरी बात ये सतर्कता लगातार बनाए रखना कि शब्द से अर्थ, अर्थ से भाव, भाव से वस्तु और वस्तु से वास्तविकता ऐसा भास जाए, ऐसी भाषा बाबा जी ने लिखी हुई है। उस भाषा के साथ छेड़छाड़ करने का नहीं। है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया तो इसी क्रम में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो अध्ययन प्रक्रिया, आप एक लंबे समय से अध्ययन प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, अध्ययन करने में लोगों का सहयोग भी करते हैं। इस क्रम में कौन से पड़ाव आते हैं? जैसे आदर्शवाद या दूसरे जो आदर्शवाद की जो भी परंपराएँ हैं, आदर्शवाद में ही परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया। जी तो इस क्रम में बहुत सारे लोगों को तरह-तरह के पड़ाव आते हैं। आदर्शवाद में किसी को किसी देवी के दर्शन हो जाते हैं, किसी को कुछ होता है, कुछ होता है ना? इसी प्रकार भाई ये भी एक प्रक्रिया है, हम अगर ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों को स्टडी करें, जैसे हम जब भौतिकवादी शिक्षा लेते हैं, तो हम कभी फिर प्राइमरी पास करते हैं, कभी हाई स्कूल होता है, कभी इंटरमीडिएट होता है, इस तरह के कुछ पड़ाव हैं। तो हम जी उसके बाद आदर्शवाद में भी कुछ-कुछ पड़ाव रहते हैं लोगों के, जैसे समाधि हो जाती है किसी को, इस प्रकार के कई प्रकार के पड़ाव हैं। तो इस प्रक्रिया में किन्हें हम पड़ाव मान रहे हैं, है ना? तो क्या कहना जी चाहेंगे? जी जी, हाँ। बहुत अच्छा आपने ध्यानाकर्षण कराया है दीदी। जी। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है हमारी कि हम सोचते हैं कि अभी हमको समझ में आ गया, हुँ। और हम बाद में अध्ययन छोड़ के हम कार्यक्रमों में लग जाते हैं। हाँ। बहुत सारे कार्यक्रम, ये एक पड़ाव आ जाता है कि अ, हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में हमको ऐसा लगता है कि हम जब तक हमको बात करना नहीं आता है, तब तक लगता है कि हमारा अध्ययन चल रहा है। ये गलती होती है। जैसे ही हमको बात करना आ जाता है, भाषा जी। के रूप में हम बोलना बहुत बढ़िया से शुरू कर देते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, लोगों को मतलब चुप करना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लोगों को चुप करना जान लेते हैं। तो उस वक्त हमको ये एक अहंकार बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं उसको, पर जी। उस रूप में हमको ये समझ में आ जाए कि हम समझ गए, अभी हमको कुछ समझना नहीं है। ये एक हुँ। बहुत बड़ा पड़ाव होता है, ये घाट पूरा करना मतलब बड़े बड़ों के लिए ये डिफिकल्ट पड़ाव होता है है कि आगे। और हाँ, पीड़ा भी है ना? और बहुत रोड़ा भी बड़ी है। पीड़ा है। बड़े बड़े मतलब क्या होता है कि हमको एक ऐसी भाषा अवगत हो जाती है जिससे लोग चुप हो जाते हैं आगे के, हुँ। मतलब हम किसी को भी चुप करा सकते हैं, इस रूप में हमारे पास भाषा उपलब्ध हो जाती है। तो इसको भी हम लोग अध्ययन समझ के छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में फिर कुछ करते नहीं है, फिर लोगों की समीक्षा करने में बहुत ज्यादा लग जाते हैं। ये भी है, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। उसके बाद में दूसरा पड़ाव आ जाता है कि हम जो भी समझे हैं उसको जीने में अगर नहीं आ पाता है, हम जूझते हैं। हुँ। सुने तो है, पठन तो किए हैं, जी। सूचनाओं को तो ग्रहण किए हैं, पर जीने में नहीं आ पाता है। क्यों जीने में नहीं आ पाता है? क्योंकि शब्द से अर्थ, अर्थ से भाव और भाव से वस्तु तक नहीं पहुंचे। इसीलिए शब्द से अर्थ तक भी नहीं पहुंचे हैं, शब्द तक पहुंचे हैं, कुछ अर्थ का भास आभास शुरू हो गया। नहीं क्या भास आभास शुरू हो जाता है, भास तो आता ही है कि एक परिभाषा को समझे, समझने के बाद समझे इसका मतलब उसको पूरी तरह से समझे, समझने के बाद एक सुख का भास होने लगता है। जी। एक एक शब्द का या फिर जो अच्छा लगना है उसी को हम सुख भी मान लेते हैं, अच्छा लगना लगता है, क्योंकि ये परिभाषा है जो ये पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है। हुँ। इसको मतलब इसमें कोई भी ऐसा कियोस नहीं है, या भी कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको कि अ,
बहुत क्रिस्प हैं, बहुत क्लियर हैं, हाँ, मतलब अगर मतलब देखा उसमें जाए कोई ये नहीं है, मतलब ऑप्शन वाला अंतर्विरोध काम नहीं। नहीं है उसमें, वो पूरी है। तो इसीलिए हमको ऐसा भास होने लगता है कि ये एक सुख है, पर ये हम्म, सुख नहीं होता जब तक हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। तो जी वो सुख भी एक क्षणिक वाला सुख ही होता है। ये भास आभास के रूप में हमको ऐसे लगता है कि ये भी एक पूरा हो गया, और हम कार्यक्रम के तरफ चले जाते हैं। हम्म, कार्यक्रम को करके फिर लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। इस रूप में हमारा अध्ययन बाधित हो जाता है, नहीं क्या? लोगों बिल्कुल। को ज्यादा से ज्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, कहीं भी बात करते हैं, तो हमारा अध्ययन इसी से भी बाधित हो जाता है। और एक ऐसा भी पड़ाव आ जाता है कि पारिवारिक रूप में हर बार स्वीकृति हो, ऐसा भी नहीं होता है। हम्म, जैसे पति को अच्छा लगता है तो पत्नी को अच्छा ना लगे। तो हम्म, इस मतलब अध्ययन के दौरान ऐसी जहां जहां भी स्थितियां हैं, वो बहुत डेंजरस स्थिति हो जाती है उस आदमी की, क्योंकि वो तो कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, पर इधर से स्वीकृति नहीं है। एक साथ साथ में रहते हैं पर स्वीकृति नहीं हो पाती है। इस रूप में भी अध्ययन बहुत ज्यादा बाधित हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि हम्म, बोला जाए तो कहाँ बोला जाए। तो समझा जाए मेरे को जाना है, पर घर की अनुकूलता नहीं हो पा रही है, अध्ययन हम्म, समझना है तो घर की अनुकूलता नहीं हो पा रही। तो इस रूप में दोनों का एक साथ आगे आना बहुत जरूरी है। अगर दोनों मतलब पति पत्नी है, दोनों परिवार के साथ आगे नहीं आ पाते हो, तो अध्ययन में बहुत ज्यादा आ जाती है, हम बाधित हो जाते हैं। तो हम्म, इस रूप में भी हमको अध्ययन को देखना है कि परिवार के रूप में भी हम साथ चल पाए, अध्ययन को पूरा कर पाए, तभी तभी जीना भी बन पाता है। नहीं तो अकेला आदमी अध्ययन करके कुछ समझ के भी जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होती है। बिल्कुल। अध्ययन प्रक्रिया में ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जिनमें बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है। मैं अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ कि परिवार में स्वीकृति न होने के कारण समझ तो पूरी बन पा रही है, बट जीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, मतलब स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, पर जी। बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो परिवार के हम्म, रूप में हम पाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दीदी, कि हम्म, अध्ययन प्रक्रिया में परिवार का साथ होना बहुत, मैंने खुद देखा है, हम्म, मैंने खुद भोगा है, मैंने खुद इसको अनुभव किया है, समझा है कि जी परिवार का साथ ना हो तो क्या होता है, परिवार का साथ हो तो क्या अध्ययन में गति बनती है। तो ये भी एक पड़ाव है। बिल्कुल बिल्कुल। दूस, दूसरी चीज जो है, जो अ, मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ जी मैसेज। मैसेज आया, लेकिन आपकी आवाज ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा एक बार अच्छा, ज्वाइन होकर के देखें। जी। जी ठीक है, हाँ। तो मैं बात कर रहा था, तीसरी चीज ये है कि हम भाव को देख पाए। हम्म, मैं मेरे मन में, मेरे विचारों में अगर बाहर की वस्तु और बाहर के व्यक्ति है, अगर मैं खुद नहीं हूं तो मैं अपने भाव को नहीं देख पाता हूँ। हम्म, मैं जो भी अध्ययन के दौरान या फिर अध्ययन के बाद या अध्ययन के पहले मैं जिनके साथ जीता हूं, तो मैं अपने भाव को नहीं देख पाता हूँ। जी। नहीं क्या? मैं सूचनाओं को ही मैं समझ समझ लेता हूँ। हम्म, इस रूप में हम मेरे स्वयं के भाव को देखूं, मतलब उसका मैं प्रयास करना भी जरूरी है। मैं अपने विचारों को, मेरे भाव को देखना, उसकी प्रक्रिया भी एक है कि मेरे को सबसे पहले तो मैं अपनी निर्णय को देख पाता हूँ। जो भी घटित होता है, पहले तो मैं अपने आचरण को देख पाता हूँ। जी। इस प्रक्रिया में मेरा आचरण ठीक है या नहीं है, मैं समझ भी पाता हूँ। जहां मेरी गलती होती है वो भी मैं समझ पाता हूँ, पर एक भाव बना रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। ये जो हम्म, मेरी पूर्व मान्यता है उसी के साथ मैं चलता हूँ। तो मैं जो भी गलतियां करता हूँ जीने में, उसको भी मैं अ, अ, स्वीकारने लगता हूँ। मैं उसी को भी मैं समर्थन करने लगता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हम्म, तो पहला पड़ाव अध्ययन में ये भी है कि मैं मेरे जीने में जो भी गलती है उसको समझूं कि ये गलती है। मतलब उसको सुधारे ना सुधारे वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। अध्ययन जी के दौरान उसको सुधरी जाती है वो सारी गलतियां। जी। पर पहली स्टेज, मतलब पहली जो स्टेप है, वो हम्म, यही है कि मैं सिर्फ देख पाऊँ मेरी आचरण की गलतियों को, और उसको समझ पाऊँ कि ये गलती है, इस रूप में ही हम्म, समझ पाऊँ। उसके हम्म, बाद में दूसरी स्टेज आती है कि उसको धीरे धीरे से ठीक करने लगूं। हम्म, एक साथ में ठीक नहीं होगी, क्योंकि हम्म, मेरी पूर्व मान्यता वैसी है। तो जी। अध्ययन के दौरान ये पड़ाव बहुत जरूरी है कि मेरी
जीने में मतलब आचरण में हो रही गलतियों को समझू, उसके बाद में धीरे धीरे ठीक करूं। हम्म। इस प्रयास में एक बहुत अच्छी चीज घटित होती है दीदी, जी। इसको निर्णय में ही पकड़ पाता हूँ फिर। हम्म। हम देखते हैं कि हम बात करते करते रुक जाते हैं कभी कभी, तो ये क्या चीज है, हम निर्णय में ही पकड़ लिए, अभी मुंह पे आई है बात, शब्द आया पर हम नहीं बोले हैं। क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि हमने निर्णय में ही या फिर जो भी हम उसको चयन में ही उसको पकड़ लिया। ये बिल्कुल। बोलने के बाद कुछ गलती हो जाएगी या फिर कुछ गलत हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज है। पहली चीज आचरण की गलती को समझे, दूसरी चीज आचरण की गलती को ठीक धीरे धीरे ठीक करना शुरू करें, तीसरी चीज है हम चयन में ही उसको पकड़ पाए, आशा के रूप में उसको चयन में ही पकड़ पाए। इसका जैसे ही अभ्यास होता है अध्ययन के दौरान, तो धीरे धीरे हम विचारों में इस गलती को पकड़ पाते हैं। इसे हम ऐसे यही कह सकते हैं भैया कि जैसे जो प्रिय हित लाभ के आधार पर जो जी तुलन होते रहता है, उसके जी स्थान पर जैसे जैसे समझ बनती है तो थोड़ा जी शिफ्ट होना शुरू होता है ना। जी तो जब हम ये रास्ते के जो रोड़े हैं इनको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो पहली चीज जो शुरू होती है वो ये कि प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य के आधार पर दर्शन होना और तुलन की वो एक प्रक्रिया नहीं, वो तो बहुत आगे की चीज है दीदी। उससे पहले जो हमारा आस्वादन है, हम भाषा में ना फंसे, उसको बहुत सरलता से समझना चाहते हैं। भाषा अगर हम बड़ी बड़ी यूज करेंगे तो जो भी अध्ययनार्थी है मतलब जिन्होंने स्टार्ट किए है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वास्तविकता में जीने वाले अगर हम भाषा के साथ चले, अर्थ के साथ चले, यही मतलब है कि हम भाषा के साथ ना चले, हम अर्थ के साथ चले। अध्ययन में हम अर्थ के साथ चले। अगर मैं समझा हूं तो मेरे को अर्थ के साथ चलना है, मैं भाषा के साथ नहीं चलूंगा। मैं पहले से ही न्याय धर्म सत्य बोल दूंगा तो जो नए लोग हैं वो उनका सर चकरा जाएगा। मैं अभी इसीलिए वो शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं चयन तुलन ऐसे आस्वादन चिंतन चित्रण नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि का अर्थ कुछ अलग है। उस अर्थ के साथ चलूँ बहुत आसानी के साथ। बिल्कुल तो हमको जो समझा है उनको ये भी जरूरी है कि हम भाषा के साथ ना चले, हम अर्थ के साथ चले, क्योंकि मेरे पास अर्थ है। तो इस रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो भी आस्वादन है उस आस्वादन के रूप में मेरे चयन होते हैं। मैं जो जिसको भी अच्छा मानता हूँ, जिसको भी मैं सुख मानता हूँ, तो मेरा आस्वादन जो भी बना है, आस्वादन अगर मेरा रुचि मूलक मूल्य मूलक को भी मैं देख पाता हूँ, तो मैं चयन में उस जीने को पकड़ पाता हूँ, गलती को पकड़ पाता हूँ। और मेरी ये यात्रा है, समझ की ये मेरी यात्रा है, अध्ययन की ये मेरी यात्रा है। अगर मेरे को किसी चीज को समझना है तो विचारों में मैं अगर उस चीज को पकड़ पाता हूँ, जो भी चीज मेरे आचरण के साथ हो रही है, मेरे विचारों, क्योंकि विचारों में जितना भी कचरा आता है दीदी, उस कचरे को अगर साफ ना किया जाए तो उसमें अच्छा चीज आने का, सार्थकता आने की जगह नहीं बचती है। क्योंकि इच्छा में तो मेरा कोई नियंत्रण बना नहीं है, चित्रण में मेरा बना नहीं है, क्योंकि चित्त जिस रूप में है, चिंतन जिस रूप में है, उस रूप में वो एक्टिव ही नहीं है। क्योंकि अभी मेरा 4.5 क्रियाओं में जीने का प्रयास बहुत ज्यादा है। इस कारण से जो भी मेरी मान्यता के रूप में सारी इच्छाएं आने लगती है। तो मान्यता की जगह पर समझ को सेट कर पाना, समझ को सेट कर पाने के लिए ही सारा अध्ययन प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ का स्वरूप क्या हो ये समझने की जरूरत है। तो जब तक मैं समझ की स्वरूप को नहीं समझ पाता हूँ, तब तक मेरा जीना नहीं बन पाता है, मेरी खुद पर नियंत्रण नहीं बन पाता है। जैसे मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ तो, या फिर कुछ सोचता हूँ, मतलब दिन भर का अगर मेरा कार्यक्रम देखा जाए तो मैं जो भी सोचता हूँ तो वो सोचने में मेरा नियंत्रण है या नहीं है, या मैं बाहर के व्यक्ति या बाहर की वस्तु से प्रभावित होकर सोचना मेरा चालू है। अगर मेरे विचारों में, इच्छा में बाहर के वस्तु और व्यक्ति के साथ कार्यक्रम शुरू है, उस रूप में मेरी इच्छाएं हो रही है, मैंने कोई गाड़ी को देखा और मेरे उसी के बारे में विचार चल रहे, तो मेरा इतना सारा डिप्रेशन मतलब आ जाता है कि मेरे विचारों में बहुत सारा कचरा शुरू हो जाता है और मैं एक अलाइन रूप में नहीं सोच पाता हूँ। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसी का पश्चाताप होता है। नहीं क्या, जो भी मैं इतना सोचा हूँ उसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है कि ये मैं क्यों सोचा, मेरा दिन खराब हो गया।
मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा सिर दुख रहा है, मैं दिन में इतना सारा सोचा हूँ कि मेरा सर दुख रहा है। सर दुखने की वजह भी वही है जी। कि इच्छा में मेरा नियंत्रण नहीं है, चित्रण में मेरा नियंत्रण नहीं है। तो इस रूप में हम चलते हैं तो धीरे धीरे करके शब्द से अर्थ को समझना, अर्थ से भाव को देखना, भाव से वास्तविकता को देखना। एक बार वास्तविकता को समझ ले, इसी का नाम अध्ययन है। क्या बात है। और सारा का सारा अध्ययन नहीं हो पाता एक साथ, तो धीरे धीरे से ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो वास्तविकता को मैं समझ पाऊं, समझ का अर्थ बहुत बड़ा है, नहीं क्या, व्यापक में मैं हर चीज को देख पाऊं, समझ पाऊं, तो समझ के बाद फिर जीना बनता है दीदी, ठीक है। समझ के बाद फिर जीना बनता है। तो जीने का जो भी अध्ययन इसी के लिए सारा अध्ययन है, समझ पाओ, समझ पूरी। तो समझने की क्या वस्तु है, इसको भी मैं समझना जरूरी है कि समझने की मूलतः वस्तु क्या है। फिर नहीं क्या, ये तो पड़ाव तो मैंने देख लिए, फिर अभी वस्तु क्या है। जी। तो वस्तु अगर देखते तो मैं स्वयं एक वस्तु समझने की सबसे पहली चीज, अगर मैं को समझता हूं तो बहुत ज्यादा पूरा हो जाता। समझ, स्वयं को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है, नहीं क्या, क्या समझना जरूरी है कि स्वयं को समझने के लिए कि मैं जीवन को समझूं, मतलब मैं खुद को समझूं और मैं अपने शरीर को समझूं, और ये दोनों के संयुक्त अभिव्यक्ति को समझूं। जी। नहीं क्या, इसी को बोलते हैं हम क्रियापूर्णता। दर्शन की भाषा में बोलते हैं क्रियापूर्णता। तो क्रियापूर्णता को समझना बहुत जरूरी है। तो क्रियापूर्णता में क्या समझना जरूरी है, तो क्रियापूर्णता में मेरे में जो भी 10 क्रिया है, जो स्थिति वाली कुछ क्रिया है, गति वाली जो क्रिया है, परावर्तन वाली कुछ क्रिया है, प्रत्यावर्तन वाली कुछ क्रिया है, तो ये 10 क्रिया को समझना जरूरी है। तो खुद को समझने के लिए क्रियापूर्णता में स्वयं की क्रियाओं को समझना। मेरे को आपकी क्रियापूर्णता को नहीं समझना है अध्ययन में। पूरा फोकस अध्ययन में मेरे को खुद पे लगाना है। मेरे को परिवार को ठीक करना नहीं है अभी, मेरे को समाज को ठीक करना नहीं है अभी, पूरा मैं खुद को ठीक करना है। एक बार मैं खुद ठीक हो जाऊं, बाकी सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है ऐसे ही भी मानकर चले तो भी चलेगा कि सब कुछ ठीक है, मैं सिर्फ ठीक नहीं हूँ। बिल्कुल, उससे सहयोग रहेगा। जी। तो मतलब स्टार्टिंग में तो अध्ययन में ये बहुत जरूरी, स्टार्टिंग में भी है। मेरे को लगता है जिनको लगता है कि अध्ययन कुछ बहुत बड़ी चीज है, इनके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है समझना। तो मैं खुद की क्रियापूर्णता को समझ पाऊँ, मैं खुद की क्रियापूर्णता को समझ लेता हूँ, उसमें भी मैं 4.5 क्रियाओं से मैं 5.5 क्रिया तक का जो भी मेरा प्रयास है, उसमें जो भी आभास वाला मामला है, भास के बाद में जो भी आभास होता है, तो सुख का भास और आभास होता है, समझ का भी भास और आभास होता है, नहीं क्या। तो चिंतन में मैं, जिसको मैं न्याय दृष्टि बोलता हूँ, मैं अभी उस शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं न्याय दृष्टि बोलता हूँ। न्याय बोलना मतलब वो न्याय शब्द नहीं है, वो एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है। इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं तो टीचर हूँ बेसिकली, तो मैं सवाल बहुत ज्यादा पूछता हूँ बच्चों से। अभी तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, फिर भी एक मैं सवाल पूछता हूँ कि एक पेड़ का क्या प्रयोजन है, ऐसे मैं स्कूल में बच्चों को बताता हूँ। मैं दृष्टि और दृष्टिकोण की बात समझाने के लिए, तो पेड़ की क्या उपयोगिता है, तो समझ में आता है कि बच्चे बताते हैं कि इससे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ये अमका ढमका। तो मैं सवाल को बदल देता हूँ कि ये पेड़ की धरती के लिए क्या उपयोगिता है, तो फिर बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। जी। मतलब एक सवाल एक ही है, पर दृष्टि और दृष्टिकोण, पहली दृष्टि एक ऐसी है, मेरे लिए क्या जरूरी है, दूसरी दृष्टि अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है। तो इस रूप में न्याय को देखा जाए। इसी मेरी दृष्टि ऐसी है, मेरे परिवार के लिए है सिर्फ, मेरे बच्चों के लिए है सिर्फ, जिनको मैं अपने मानता हूँ, जो रक्त संबंध है उनके लिए है, या पूरे अखंड ब्रह्मांड के लिए मेरी न्याय दृष्टि है। न्याय बोलने से मैं सिर्फ एक व्यक्ति या एक विशेष समूह
के बारे में नहीं इंगित करना चाहता। न्याय हर जगह पे है। न्याय स्वयं में है, न्याय परिवार में है, न्याय समाज में है, न्याय प्रकृति में है, न्याय ब्रह्मांड में है जी। तो हर रूप में न्याय है, हर रूप में धर्म है, हर रूप में सत्य है। बट न्याय को मैं सिर्फ संबंधों में देखना चाहता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल अध्ययन के दौरान, जब मैं जागरूक हो जाऊंगा तो हर जगह पे मेरे को दिखेगा। फिलहाल तो मैं संबंधों में न्याय को देखना चाहता हूँ। तो अध्ययन में न्याय दृष्टि का जागरूक हो जाना एक बहुत अच्छी सुखद घटना है। प्रिय हित लाभ से मैं न्याय तक पहुंच पाऊं। मैं प्रिय हित लाभ कोई गलत चीज नहीं है, पर इसको मैं उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन के अर्थ में देखूं, प्रिय हित लाभ को, तभी मैं न्याय तक पहुंच पाता हूँ। अध्ययन में ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हम मतलब कुछ लोग तो प्रिय हित लाभ को बहुत गलत मान लेते हैं, आस्वादन में नहीं कर, रुचि मूलक को बहुत गलत मान, पर वो एक शुरुआत है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे अंदर वो दृष्टि ही नहीं होती, वो क्रिया ही नहीं होती, नहीं क्या, उससे आगे चल पाए, उसको समझ पाए। इस तो चिंतन में भी हम न्याय के स्वरूप को समझ पाते हैं। तो अभी जो लोग कुछ दिनों से लगे हैं, उनको आभास तो हो ही रहा है न्याय दृष्टि के रूप में। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं, जो अनपढ़ आदमी है उसको भी आभास होता ही है। जिन्होंने मतलब अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने इसको नहीं समझा, उनको भी आभास होता है। बिल्कुल। मतलब वो जो मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्रिया है ही। हमारे संस्कारों के रूप में हम उनको स्थापित किए हैं पहले से ही। हमारे परिवार, जो भी हम अध्ययन में जो 3 चीजें बहुत जरूरी होता है, सबसे पहला होता है हम किस हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, वातावरण क्या है हमारा, नहीं क्या, और हमारा पूर्व संस्कार क्या है। ये 3 चीजों की अध्ययन बहुत जरूरी, मतलब अध्ययन में बहुत ज्यादा मदद होती है। हमारा पूर्व संस्कार, हमारा अध्ययन और हमारा वातावरण, इस 3 चीजों को हम अगर, जैसे मैं किसी ऐसे वातावरण में अध्ययन कर रहा हूँ जो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो भी बहुत ज्यादा बाधित हो जाता है। तो वातावरण की भी उतनी ही जरूरत है अध्ययन के लिए। बिल्कुल। अध्ययन के लिए हमको जो भी सानिध्य है, वो सानिध्य भी बहुत जरूरी है। विषय वस्तु भी बहुत जरूरी है, जैसे दर्शन है, ये भी बहुत जरूरी है। अध्ययन की वस्तु नहीं तो भी अध्ययन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। इस रूप में चिंतन, मतलब एक बार अगर हम चिंतन में न्याय, धर्म और सत्य दृष्टि को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं या भी उसको एक्टिव कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा अध्ययन बहुत तेजी से चलता है। बिल्कुल। हाँ भैया, एक सूत्र मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, वातावरण, अध्ययन तथा संस्कार के योग फल में परिमार्जन है। और परिमार्जन जो है, ऐसा हम चाहते हैं ना, इस अध्ययन के फलस्वरूप परिमार्जन ही हम चाहते हैं। तो तीनों बातें आपने बहुत बढ़िया से रखी। जी भैया, सही आगे। ठीक है, और इसको आगे चलाना है या रुकना है, वो भी मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं मीनवाइल आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ सभी के लिए। इसमें आज हमारे साथ जो जुड़े हुए सवाल है तो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं पूछती हूँ सभी से। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कुछ एक किताबों का अध्ययन कर भी चुके हैं, है ना। कुछ एक अध्ययन शब्द नहीं, पर पठन कर चुके हैं, पठन के रूप में हो चुका है। कुछ लोग हैं जो 5 से अधिक वर्षों से भी दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो इतनी देर में जो रवि भैया ने बातें कही है ना, उनका मैं एक छोटा सा एक समराइज करने का प्रयास करती हूँ। तब तक आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसे टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। 3 बातें पूरी जो हम कहानी सुन रहे थे, इस कहानी के दौरान हमें बहुत स्पष्टता आई कि 3 बातें जिनको बाबा जी ने भी बोला है, 3 योजनाएं, जीवन विद्या योजना, शिक्षा संस्कार योजना और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। यदि ये जो तीनों योजनाएं हैं ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब इनमें से किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो वातावरण, अध्ययन और संस्कार के रूप में हम देख नहीं पाएंगे, है ना, चीजों को। अच्छा, तो जीवन विद्या योजना, शिक्षा संस्कार योजना के अलावा जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना है ना, कि परिवार में न्याय प्रमाणित हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
नहीं तो परिवार भी बाधा के रूप में खड़ा रहता है। ये सबसे हम में से कई लोग गुजरे ही होंगे, और चूंकि हमारे व्यवहार के फलस्वरूप परिवार में हमारी स्वीकृतियां नहीं होती हैं, सब कोई है ना, परिवार की खासियत ये हर दूसरे को जानता रहता है ना, तो इस आधार पर भी स्वीकृतियां नहीं बनती हैं। तो अपने आचरण में जो परिमार्जन दिखता है, उसके फलस्वरूप परिवार में स्वीकृतियां बनती भी हैं, ये भी एक बात है ना, इसको मैंने खुद भी महसूस किया है। और एक सुंदर बात भैया ने कही कि जो यवतमाल का एक समूह जो अध्ययन केंद्र के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है या खड़ा हो गया, ये तो भैया बहुत बड़ी बात है ना, जबरदस्त बात है। और निष्ठा बनने के क्रम में एक भैया का आमंत्रण भी है, आग्रह भी है, और बात उन्होंने कही कि सम्मेलन में जाना, ऐसे लोगों से मिलना जो दर्शन के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सभी के लिए आमंत्रण है, आह्वान है कि ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ते रहें। स्वयं को वातावरण देना एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ी बात है। जो अपने से आगे लोग हैं, जिन्होंने इसमें जिनकी बहुत कई वर्षों से, कई लोग हैं जिनकी 25 से 30 वर्षों से एक निष्ठा बनी हुई है और इस क्रम में लगे हुए हैं, तो उनके आचरण में जो परिमार्जन हुआ है, इसको जब हम देखते हैं ना, तो वास्तव में स्वयं भी अभिभूत हो जाते हैं ना, और हमारे अंदर एक प्रेरणा जाग जाती है कि हमें भी ऐसा होना है ना। अभी देखिए, बाबा जी ना होने के क्रम में हम कहीं कहीं से, है ना, जो भी श्रेष्ठता है उनको पहचानते रहते हैं, उसके फलस्वरूप हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो जो हमने एक और बात रखी कि परिभाषा के साथ चले, है ना, परिभाषा को नहीं छोड़ें, अर्थ को नहीं छोड़ें। और अर्थ जो है समझ में आता है, अर्थ अर्थात क्या, मूल्य समझ में आ गए, तो एक बार हमने रुचि मूलक से मूल्य मूलक आस्वादन के लिए चयन करने शुरू किए, ये अध्ययन प्रक्रिया में आने वाला एक पड़ाव के रूप में भैया ने बताया, ऐसा घटता है उनके भीतर, ऐसा घटा होगा या उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है ना। तो ये एक जबरदस्त बात रही। अच्छा, इस क्रम में, अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि समझना जो है वो जीने में नहीं आता है, तो जूझते बहुत है ना। तो बहुत सारे रास्ते के रोड़े हैं, अटकाव हैं कि एक बार हमें भाषा पकड़ में आ गई, अच्छे अच्छे सूत्र पकड़ में आ गए, तो लोगों को चुप कराने का कार्यक्रम ना बना लें, है ना। ये कोई तर्क वितर्क कुतर्क का कार्यक्रम नहीं है ना। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे इस संसार के, इस धरती के सभी लोगों के सुखी होने का कार्यक्रम है ना। 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना, जो अनंत ब्रह्मांड के क्रम में, जो उसमें इस धरती के प्रमाणित होने का ये कार्यक्रम है। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, तो इसे तर्क वितर्क का कार्यक्रम ना बना लिया जाए, नहीं तो स्वयं जूझेंगे ना। तो ऐसा ना हो। अच्छा लगना से अच्छा होना में जो शिफ्टिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भैया ने ये भी कहा कि कई सारे लोग होते हैं, एक परिचय शिविर कर लिया या 1 घंटे का कोई लेक्चर सुन लिया, तो वो फॉरवर्ड करने में या प्रचार प्रसार के कार्यक्रम या और लोग भी परिचय शिविर कर लें जिससे मेरे जीने के लिए अनुकूलता बन जाए, ऐसे सब कार्यक्रमों में मत लग जाइए। पहली बात है कि खुद, है ना, इस पूरे कंटेंट से एक बार स्वयं को गुजारा जाए। ये बात कितनी बड़ी है, इस पर ध्यान को लगाया जाए। और धीरे धीरे एक आग्रह है, दूसरा आमंत्रण है, दूसरी बात उन्होंने कही कि अंतरंग क्रियाओं को सघन करना, है ना। अपने भीतर जो घट रहा है उसको देखना, और उसको ये भी देख पाना किस प्रकार से जो परंपरा में अभी तक जो भी कचरा फैला हुआ है, उसी से हम हिप्नोटाइज होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं, वही प्रोग्रामिंग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपने भीतर जो है वो हमारा कुछ थोड़ी है, जो परंपरा में था उसी विधि से हमको मिल गया, और अब एक नया प्रस्ताव, एक नया विकल्प हमारे सामने रखा हुआ है। इस विधि से देखना और अपराध बोध से मुक्त रहना, है ना। यहाँ मैं इस बात को जोड़ रही हूँ, अपराध बोध से सदा सदा मुक्त रहना, क्योंकि जो मिला, अभी कोई चयन तो हमने किया नहीं, जो परंपरा में उपलब्ध था, अभी तो अमानवीय परंपरा में जो उपलब्ध था उसी विधि से हमारे भीतर आ गया। लेकिन चॉइस, है ना, कल्पनाशीलता के साथ कर्म स्वतंत्रता हमारे पास रखी है, टू चूज टू स्टडी, है ना। चयन करना इस बात का कि मुझे इस बात का अध्ययन करना है, पठन करना, हर रोज स्वयं को प्रस्तुत करना। बाबा जी कहते हैं मन को मनाना और मन को लगाना, हर रोज आ जाना, किसी अध्ययन सत्र से जुड़ जाना, अपने को अधिकतम समय इस मानसिक वातावरण को प्रदान करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये जागरूकता की बात है। इस विधि से अंतरंग क्रियाएं जो है वो सघन होती जाती हैं और बाहर से हम छूटते जाते हैं। एक सूत्र भी है, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित हैं। तो मैं ये भी देखती हूँ, जब संज्ञानशीलता के लिए हम प्रयासरत हो जाते हैं ना, तो संवेदनशीलताएं उसमें अपने आप ही आउट ऑफ फोकस होते जाती हैं। ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है ना। परिवार जो है वो व्यवस्था की इकाई है, कोई व्यक्तिगत रूप से हम व्यवस्था की इकाई नहीं है। तो परिवार के साथ
काम करना, परिवार को साथ में लेके चलना, हम जितनी भी बड़ी उपलब्धियों के रूप में इस क्रम को देखते हैं, जैसे यवतमाल की बात उदाहरण के रूप में भैया ने बात करी, तो परिवार को साथ लेकर के चलना है ना, अपने आचरण में धीरे धीरे बदलाव अपनी समझ के फलस्वरूप करते रहने से ऐसा होने की संभावना बनती है। अगली बात है कि वृत्ति का बंधन बड़े सघन होते हैं। मेरा विचार तेरे विचार से श्रेष्ठ ना, मैं तुझसे कुछ बढ़िया बात कर रहा हूँ इसलिए मेरी बात को सुना जाए, ऐसा एक मनाग्रह हमारा रहता है, ऐसा एक आग्रह मन ही मन रहता है, एक ऐसा जजमेंट रहता है। तो हम एम्पैथेटिक होके, कंपैशनेट होकर के बात को न कर पाते हैं, न रख पाते हैं। ऐसी सब जगह ये सब गड्ढे हैं ना, तो इसको थोड़ा देखेंगे। फिर भैया ने एक बात कही कि शब्द कठिन लगते हैं, कोई बात नहीं, शब्द से अर्थ को पकड़ लीजिए, और ऐसा पकड़ने के फलस्वरूप ये जो है ना, अर्थ को समझना अर्थात किसी भी वास्तविकता में मूल्यों को समझना है ना, तो इसके आधार पर शिफ्टिंग होती है, और ये एक पहला एक सुखद भास के रूप में हमको समझ में आता है जब ये शिफ्टिंग होनी शुरू होती है, जिसको रुचि मूलक से मूल्य मूलक शिफ्टिंग भी कह रहे हैं, या ऐसे निर्णय है ना, मूल्य मूलकता के आधार पर हम ऐसे चयन करना शुरू कर रहे हैं। समझ जीने में आ जाए, ये कुल मिलाकर के कार्यक्रम है। व्यवहार पक्ष है वो बहुत बढ़िया, मतलब जैसे भैया ने कहा ना, हर एक के व्हाट्सएप स्टेटस पे 15-20 ज्ञान की बातें तो देखिए लोग चिपका ही देते हैं, मगर है ना, ये व्यवहार में आई है कि नहीं, ये बहुत बड़ा, ये बहुत विकट प्रश्न है कि अभी किसी भी विधि से ना, जो भी बातें हैं, किसी एक व्यक्ति को समाधि भी हो गया तो आगे वो परंपरा में बहा नहीं है ना, व्यवहार रूप में बहुत कुछ दिखा नहीं। तो व्यवहार रूप में ये चीजें आ जाएं, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी कामना है, और ऐसे के लिए ही कार्यक्रम है ना। ये तीसरी बात हमें ध्यान में आई। फिर भैया ने बात करी कि स्वयं को समझना है ना, मैं वास्तव में मैं क्या हूं, है ना, मैं शरीर और जीवन का एक संयुक्त रूप हूं, इस रूप में स्वयं को देख पाना, और ऐसा देखने के फलस्वरूप घटता यह है कि हम जैसे हम हैं वैसा ही तो हर कोई है ना, तो ऐसे में परस्परता बनती है, ऐसे में हम संबंधों को पहचान पाते हैं। तो जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं, इस बात को समझने से हम एक दूसरे से जुड़ाव को देख पाते हैं, है ना, हम कैसे है ना, हम सब एक समान ही हैं, समानता को देख पाते हैं। तो विविधता की स्थान पर समानता है ना, या तो ये एक शिफ्टिंग है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात आई है ना। और प्रिय हित लाभ को गलत मान लेना एकदम से, है ना, कई बार ऐसा घट जाता है कि हाँ ये सब गलत है, लेकिन जबकि बात ऐसी नहीं है। संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित हैं, सूत्र के आधार पर न्याय धर्म सत्य में प्रिय हित लाभ जो है अपने आप संयमित हो जाता है, अपने आप रेगुलेट हो जाता है। और प्रिय हित लाभ यदि अस्तित्व में ये दृष्टियां हैं, मतलब हम में ये दृष्टियां हैं, तो इनके भी कुछ प्रयोजन है ना, जो शरीर के लिए है ना, रुचि के आधार पर हम अपने लिए सही पोषक चीजों का चयन कर पाते हैं, है ना। स्वास्थ्य के आधार पर हित दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। और व्यवसाय में है ना, लाभ दृष्टि अपने व्यापार में नहीं, व्यवसाय में है ना, तो उसका भी नियोजन अपने आप होता है। तो जो गुरु है, जो बड़ा है, उसमें छोटा समाया रहता है। इस अर्थ में न्याय धर्म सत्य में प्रिय हित लाभ दृष्टियों का विलय हो जाता है, अथवा ये उसमें नियंत्रित हो जाती हैं। तो भैया ने इतनी बातें अभी तक हमारे सामने रखी। यदि अध्ययन प्रक्रिया को लेकर के आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, तो आप उसे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपका स्वागत है जी। यस जनक, यस, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। मेरे को दो बातें जस्ट बतानी थी भैया को। पहले तो कृतज्ञता कि उसने यहाँ पर हमारे साथ पहले ही दिन से ज्वाइन किए, तब से ही ऐसे फिर याद आ गया मेरे को कि कैसे इजी भाषा की जो एक रीज़न था मेरे को अध्ययन जोड़ने से, वो आज भी बरकरार है। उसकी लैंग्वेज जो है इतनी सिंपल है, और इसकी वजह से ही मेरे को एक तरह का, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो आई हैव नॉट लर्न हिंदी बेसिकली, तो मेरे लिए जो उसका जो बोलना था वो काफ़ी एक तरह का दृढ़ता लेके आया मेरे जीवन में कि ये करने जैसा कार्यक्रम है। और फिर शालिनी जो है उसने पठन किया, तो उसके साथ चर्चाएं होती रहती है, डिस्कशन होते रहते हैं, तो कुल मिला के मेरे को एक तरह का निचोड़ मिलता रहा, और वही एक तरह का सुख का आभास है। जैसे भैया ने कहा कि जो नए लोग जुड़ते हैं तो उसको अनुभूति करने के लिए या फील करने के लिए क्या चाहिए,
तो वो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं वर्ड्स ऐसे यूज कर रहा था कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ आज फिर से भैया को भी देख करके, और भी हेल्दी दिख रहे, वो भी देख करके खुश हुआ। शायद अब हेल्दी तो ये भी एक प्रश्न है। देखो जैसे कि हम लोग जो करते हैं वो गैदरिंग करते हैं या वो संग्रह करते हैं, तो शरीर का भी संग्रह जो होता है वो भी एक तरह का अनावश्यक चीज है। तो उसको भी ध्यान रखना, उसके ऊपर भी पॉइंट आउट करना या खुद के ऊपर ही पॉइंट फोकस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कल की ही बात बताऊं, कल हमारा लैपटॉप का एडेप्टर जो है वो बिगड़ गया, उसमें से पावर नहीं आने लगा। और मेरे को पता था कि ये काम आज करना है, मतलब आज इंटरव्यू है, सब कुछ है। अब लैपटॉप तो सिर्फ आधा घंटा चलता है, मतलब उसका चार्ज के हिसाब से तो चार्ज भी नहीं हो सकता है क्योंकि आधी बैटरी खत्म हो गई और आधा घंटा ही चलेगा अब आगे। तो मैंने तुरंत उसको गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसको सही करके तुरंत उसको खोल के पूरा और सही कर दिया। तो मेरा जो ये पॉइंट है कि हम लोग हमारा कार्य में, हमारी जो क्रिया है उसको शार्प करने में, हम लोगों को जो स्किल्स आती है उसके ऊपर फोकस करने में, ना कि वेस्ट क्रिएट करने में। तो मेरा पूरा कार्यक्रम जो बच्चों के साथ होता है, जो होता है वो यही है कि आप खुद के ऊपर स्किलिंग करो, खुद जानो कैसे चीजों को फेंकना नहीं है, उसको रिसाइकल करना है, उसको उपयोग में लेके आना है फिर से। और वही उतने करेंगे, सब लोग इतना ही करेंगे। जैसे कि वेस्ट नहीं क्रिएट करना, उतना ही माइंड में रख दे। और असंग्रह मतलब एक्स्ट्रा गैदरिंग नहीं करना है, जो है उसके साथ अच्छे से निर्वाह करना है, संबंध निर्वाह करना है उसके साथ, चाहे वो स्थूल चीजें क्यों ना हो। तो वो काफी सारी अच्छी उपलब्धि रहेगी। और बस इतना ही थोड़ा सा पॉइंट आउट करना था, और भैया को खास करके प्रणाम करना था कि अच्छा लगा मिल करके फिर से, है ना। यस। बढ़िया, बढ़िया। तो जनक की एक, मैंने कहा ना मैं होस्ट हूँ तो ये को होस्ट हैं, और होस्ट को होस्ट की बात नहीं, दोनों साथ में ही हैं, है ना। अकेले अकेले नहीं है। जब मैंने कहा ना उस दिन पहली रात से जब हम रात भर उन्होंने वो ड्राइव किया, तो मैं तो बहुत इसमें ये हूँ कि अभिभूत हूँ कि भाई जनक, भले उनको हिंदी ना आती हो, शब्द नहीं ठीक पकड़ पाते पर अर्थ उनको भासता रहता है। और मैं पढ़ती रहती हूँ और पढ़ने के बाद ये कहते हैं अंतिम बात का मेरे को निचोड़ बता दो ठीक है, और ये बता दो जीने में कैसे जुड़ेगा, इसके अलावा मेरे को शब्द है ना सुनते हुए को चक्कर आते हैं तो एक ये अच्छी बात है कि हम दोनों की स्वीकृति है इस क्रम में, ये एक अच्छी बात है ना। और मैं क्या कहूँ जनक, बाकी देखिए रात में ये मैं तो 10 साढ़े 10 बजे करीब सोने चली गई, पर जनक उसको काफी देर तक, 1.5-2 घंटे तक बैटरी को सही करते रहे कि कल इसका काम है। तो ये एक परिवार, अब हमारा 2 ही लोग का बिल्कुल है ना, एक हाइड्रोजन एटम की तरह हम हैं, 2 ही लोगों का हमारा परिवार है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जो है वो एक सम्मिलित अभिव्यक्ति के रूप में हो पाती, इसका सुख हमको होता है। ये एक मतलब अब मैं इसे कैसे व्यक्त करूं, है ना, ये एक हमको होता रहता है। तो ये अच्छी बात है। तो जनक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मुझे लगता है भैया भी खुशी हुए आपको देख करके जी भैया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बहुत बढ़िया भैया। मतलब आपको देख के मेरे को भी बहुत, ये अभी दीदी ने जो बोला है वही है कि एक परमाणु अंश अकेले नहीं रह सकता। आदमी की क्या विषाद है कि अकेले रहे। अगर वो सभी के साथ जुड़ के रहे तो ही वो पूरा हो पाता है। उसकी पूर्णता है, वो स्थिरता के साथ जीता है। प्रकृति में जो भी चीज है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है। इसीलिए तो दर्शन का नाम भी सह अस्तित्व है। ठीक है, सह अस्तित्व का मतलब ही है कि कोई भी चीज अकेली नहीं है। मैं अकेले समझ पाऊँ, मैं अकेले जी पाऊँ, मैं अकेला पूरा हो पाऊँ, क्रिया पूर्णता हो जाए, आचरण पूर्णता हो जाए, नहीं क्या समाधान उपलब्ध हो पाए, जागरूक हो पाए, ऐसी चीज नहीं हो पाती। इस हम सभी को एक साथ मिलकर जाना है। जैसे एक सूत्र है कि लक्ष्य एक है, समाधान अनेक है। ठीक है, लक्ष्य हमारा एक है, समाधान अनेक है। तो इस रूप में हम संबंधों के साथ चलते हैं तो हम समाधान के साथ चलते हैं। अकेले चलते हैं तो कोई चीज पूरी नहीं हो पाती है, ना भौतिक रूप में भी, ना चेतना के रूप में भी, कोई भी चीज।
अकेले में नहीं हो पाती है, भौतिक चीजें भी अकेले में नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि गठन जो भी हम गठनशीलता से गठन पूर्णता तक का जो भी प्रयास है, तो गठनशीलता में गठन पूर्णता होने तक आप देखेंगे कि हर चीज से जुड़ी है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो अकेले में हाइड्रोजन एक मतलब अंश के रूप में तो नहीं रह पाता है, पर दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर रहते, तो वो दो भी एक साथ नहीं रह पाते, उनको दूसरे दो के साथ जुड़कर रहना है, ठीक है, तभी वो प्रकृति में या भी व्यवस्था में जी पाते हैं, रह पाते हैं। और ऐसे में सारे जब जो बोलते हैं 108 से 118 या फिर 120 जितने भी है, वो सभी यही गठनशीलता में है। इसी के साथ हम हर वस्तु को देख पाते हैं, हर वस्तु इसी से बनता है, जो भी भौतिक वस्तु है वो उसी से बनती है। उस सारी वस्तु को मिलकर हम देखते हैं कि एक बड़ी वस्तु बनती है। उन सारी बड़ी वस्तु को देखकर हम देखते हैं कि एक ग्रह बनता है, नहीं क्या? ऐसे सारे ग्रह मिलकर एक पूरी सूर्यमाला बनती है। ये सारी सूर्यमाला बनकर मतलब उसमें भी एक अच्छी निश्चित हुई है हर चीज में। तो मतलब एकदम सूक्ष्मता से हम देखते हैं कि एकदम व्यापकता तक, व्यापक भी खुद में कुछ नहीं है। जब तक वो दोनों का संयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, तब तक उसमें कोई क्रिया या कुछ भी नहीं है। वस्तु भी स्वयं में कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हम खुद को अगर बहुत बड़ा मान लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हम दूसरों के साथ जुड़कर नहीं, जैसे अगर व्यापक ने मान लिया, समझ लीजिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, तो वो खुद में कुछ भी नहीं है। वस्तु ने मान लिया कि मैं बहुत बड़ी चीज, ऐसा नहीं है। ये सह अस्तित्व ही पूरा है, सह अस्तित्व ही जागृति है, सह अस्तित्व ही प्रमाण है। प्रमाण भी सह अस्तित्व ही है। बिल्कुल। हमारी प्रामाणिकता भी सह अस्तित्व ही है। सहजता, सरलता, सजगता, ये भी सह अस्तित्व ही है। तो सह अस्तित्व, जैसे मैं बोला था कि अर्थ कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए नहीं होता है, ये अखंडता के लिए होता है। तो सह अस्तित्व का अर्थ भी अखंडता ही है। इस रूप में देखा जाए तो हर चीज को हम समझ पाते हैं, अध्ययन में हर चीज को समझ पाते हैं। और ये अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया जगह जो है वो है शिक्षा। सबसे बढ़िया चीज है शिक्षा। तो हम देखते हैं कि शिक्षा से ही सारा कुछ हो पाता है। अगर हम, जैसे हम सामाजिकता में थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम करते हैं, उससे भी नहीं पूरा बन पाता। अगर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं, नहीं क्या, 10 सोपानीय व्यवस्था की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, तो ये सब सारी चीजों का जो एक वे है, वे जो है वो शिक्षा ही है। हम लोक शिक्षा को ज्यादा महत्व या चेतना विकास शिक्षा को कम महत्व, या चेतना विकास को ज्यादा और लोक शिक्षा को ज्यादा, ऐसे नहीं, ज्यादा कम नहीं मान सकते हैं। हम दोनों को पूरकता के रूप में देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक व्यू से चलेंगे तो पूरा होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो अध्ययन में हमको स्कूल शिक्षा या चेतना विकास मूल्य शिक्षा को भी देखना है और लोक शिक्षा को भी देखना है, नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, में भी देखा जाए। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। डॉक्टर छोटालाल जी हमारे साथ हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम सुनेंगे रवि भैया से, उनके द्वारा बाबा जी के साथ जो भी कोई बिताए पल, कोई घटना होगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो छोटू अंकल, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और कहिए। नमस्कार, सुप्रभात सभी को, मित्रों को। रवि भैया का कच्छ में आगमन हमारे लिए तो आशीर्वाद ही है, और उसके जरिए शालिनी दीदी और जनक भाई दोनों इस विधा में जुड़ गए। और कच्छ में आने के प्रयोजन में उनसे एक बार मुंबई में मिला था, सुरेंद्र पाठक के पास, शायद उनके घर पे, या तो उस दौरान आप और उद्धव जी आए होंगे, है ना? तभी मुंबई में भैया थे, कौन अपने अधिकारी थे,
तो नंदो कुमार जी थे, नंदो हाँ, कुमार। नंद कुमार जी, हाँ, नंद कुमार जी के उनका जो प्रस्ताव था शिक्षा में, महाराष्ट्र की शिक्षा में, उन्होंने 1-2 साल के लिए जो उनको पद मिला, तभी ये सब शिविर हो गए और उसी दौरान, उसी कारण से ये यवतमाल का सेंटर भी हुआ और कच्छ का शायद सेंटर में आप की भागीदारी और आपका ये रहा। तो मैंने तो फ़ोन किया, तो भैया बोले कच्छ कहाँ होता है? मैं बोला कच्छ गुजरात में होता है। अच्छा। तो इतना दूरी कहाँ से आएंगे हम लोग, और मेरा तो अभी शादी हुआ है, तो मेरे शादी के बाद इधर ही आ जाओ। दोनों मधुरी, मधुरी जी ना शायद भाभी जी, का नाम? माधुरी, 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 माधुरी भाभी, हाँ। हाँ, माधुरी। माधुरी जी। मैं बोला दोनों आ जाओ, एक नहीं दोनों चाहिए सह अस्तित्व में। तो ऐसे उनका कुकमा में हमारे मनोज भाई का सहकार हमेशा रहा, बना रहा, अभी भी है हमेशा। तो उसके कारण ये शिविर हुआ और उसकी निष्पत्ति के कारण अभी 6-7 साल में जो भी तैयारी हुई, अभी भी हम ऐसे ही प्रयत्न में हैं कि मुंद्रा, मैं मुंद्रा में रहता हूँ, दीदी शालिनी दीदी और जनक भाई भुज 60 किलोमीटर दूर है, किंतु हम लोग साथ में स्कूलों में, मुंद्रा के आजू बाजू की जो कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज है, पीटीसी कॉलेज और वगैरह में हम लोग साथ में जहाँ पे भी अवसर मिलता है प्रेजेंटेशन, और अभी तो ऑनलाइन की सुविधा है तो शिक्षकों से जुड़ेंगे। तो हमारे लिए आपकी आना बड़ी उपलब्धि हो गई, यही मेरा कहना था। अस्तु। क्या बात है। बट तो रवि भैया, आखिरी प्रश्न है ना, जी, आज के हमारे जी। जो एक विशेष सत्र रहा। प्रश्न यही है कि बाबा जी के साथ आपने कुछ समय बिताया, या फिर दर्शन को जब पठन करते हैं तो कुछ सूत्र होते हैं जो हमारे भीतर ऐसे है ना, कुछ हम सोख लेते हैं, है ना, और वो सोख लेते हैं और साथ साथ वो है ना एक रेडियम की तरह होते हैं कि वो हमको लगातार अंदर से भी है ना एक एनर्जी देते रहते हैं, बार बार हमारा ध्यानाकर्षण कराते रहते हैं। या बाबा जी के साथ कोई घटना हो जिसने आपको अंदर से एक झकझोर दिया हो, या कोई बात एकदम हृदयंगम हो गई हो, तो ऐसी बात को हमारे साथ शेयर करिए, ऐसी कुछ कहानी शेयर कीजिए। जी, जी। जी। जी, तो बाबा जी की सेवा करने का बहुत सारा हमको समय मिला, मौका मिला। उनके साथ मतलब जब से मैं अध्ययन में गया तब से बाबा जी तो आकर रहते थे वहाँ पे, तो उनके साथ जाना, उनके पैर दबाना, उनको मालिश करना बहुत पसंद आता था बाबा जी। तो मैं जाने के बाद मेरा थोड़ा सा हेल्थ भी अच्छा था, हाँ, हाँ। तो हेल्थ अच्छा होने के कारण मतलब वैसा प्रेशर अच्छा गिरता था, तो बाबा जी बोलते थे अच्छे से करो, अच्छे से करो, और अच्छे से दबाओ, पीठ यहाँ दबाओ, वहाँ दबाओ, बहुत अच्छा लगता। कभी कभी मतलब वो सोते थे तो उनके साथ बैठे रहते थे, अचानक से जाग जाते थे और बोलते थे क्या बात है, लिखो। तभी डायरी पेन लेकर लिख लिख लेते थे, कि कोई सूत्र बता देते थे, कोई अच्छी बात बता देते थे, लिखना होता था। जी। तो हर हर कोई जाता था बाबा जी के साथ पास, ना कुछ पूछता था। तो उस वक्त मेरे को भी लगा कि मेरे को भी कुछ पूछना चाहिए बाबा जी। तो मेरे पूछने के लिए तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि चलो जाकर ऐसे, मतलब भाव तो यही था कि बाबा जी बताते हैं या नहीं बताते हैं, मतलब मैं ठीक से बोल पाऊँ तो ऐसे बोलूंगा कि परीक्षा वाला भाव था, नहीं क्या। अच्छा। तो जाकर मैं, हाँ, क्योंकि मेरे को कुछ पूछना तो नहीं था, पर हर कोई पूछता था तो चलो हम भी जाकर पूछ ले। हम्म। तो मैंने जाकर एक सवाल पूछ लिया। तो जैसे ही पूछा, बाबा जी ने धड़ाप से मेरे को बोल दिया अपना भाव ठीक करो पहले। मेरे को इतना अचंभित हो गया, मैं आपको नहीं बता पाता, और मैं किसी को बताया भी नहीं अभी तक। उन्होंने मेरे को एक झटके में बोल दिया, मैं पूछा तो सवाल, पर उन्होंने एक झटके में मेरे को बोल दिया पहले अपना भाव ठीक करो। बाप रे। तो मेरा भाव ठीक नहीं था, हाँ। नहीं था। इसके बाद में मतलब वो आदमी भाव को देख पाता था अपने, तो बाबा जी भाव को भी पढ़ पाते थे, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा संयोग रहा। उसके बाद में मेरे को समझ में आया कि हमको भाव भी समझना है,
भाव को भी समझना है, भाव को भी ठीक करना है। हमारा भाव ठीक ना रहे और हम किसी से बात करें, ये कोई ठीक बात नहीं है। इससे अच्छा तो हमको बात ही ना करें किसी से, अगर भाव ठीक ना हो तो प्रस्तुत होते वक्त हमारा भाव ठीक होना बहुत ही जरूरी है। ये एक बात है। दूसरी एक बात कि जब हमारा अध्ययन सत्र समाप्त हुआ था, उस वक्त हमको सत्यापन करने के लिए बाबा जी ने बोला था। उस दिन बाबा जी भी बैठे थे, बाबा जी के सामने सबको सत्यापित करना था, कितना समझे हैं, कितना जिएंगे, ऐसे बाबा जी ने बोला था सीधे सीधे कि आपको सत्यापित करना है, कितना समझे हैं 6 महीनों में और कितना जिएंगे। ये 2 ही सवाल थे बाबा जी। तो हर जिसने अध्ययन शिविर पूरा किया उनको खड़ा होके सबके सामने माइक पे सत्यापित करना था, कितना समझे हैं, कितना जिएंगे। तो मेरा मतलब नंबर आ गया और मैं खड़ा होके मैं बोल दिया, सत्यापित कर लिया कि इतना समझा हूँ। तो बाबा जी ने मेरे को सवाल पूछ लिया है उस भरी सभा में, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वहां पे। उस सवाल पूछ लिया कि बताओ संज्ञा नियता में सभी संवेदनाएं कैसे नियंत्रित होती है। मेरी परीक्षा ले लिए बाबा जी। बाकी लोगों से तो नहीं सवाल पूछे, मेरे को ही सवाल पूछ लिए सत्यापन के बाद। बताओ संज्ञा नियता में सभी संवेदनाएं कैसे नियंत्रित होती है। तो उस वक्त बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया उनको, वो भी खुश हो गए। अच्छा है बोले, अच्छा है करो बोले, निष्ठा रखो और अच्छे से जीने में लाओ। जैसे बाबा जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया वहाँ उस समय। तो वो सूत्र मेरे ध्यान में हमेशा रहता है जी। अभी जो भी मेरे जीने में कार्यक्रम बनते हैं वो सूत्र के साथ ही बनते हैं कि संज्ञानीयता में सभी संवेदनाएं, जो भी संवेदनाएं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा जो हम 4 विषयों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं 5 संवेदना लगाकर, तो वो संवेदनाओं का प्रयोजन समझ जाए। संवेदनाएं तो खत्म नहीं होंगी, विषय भी वही रहेंगे, बस प्रयोजन जो है वो प्रयोजन संपूर्णता के अर्थ में, जागृति के अर्थ में बन पाए, इस रूप में हम देख पाते हैं और उस रूप में हम जीने में प्रयास करते हैं। मतलब प्रॉब्लम ये भी होता है कि जिनको वो भाव नहीं है, जिनको ये मतलब लाभ की प्रयोजन नहीं पता है, उनके साथ जीने में दिक्कत हो पाती है। फिर भी हम अगर खुद के साथ बने रहे, हमारा जो भी निष्ठा बना है, जो भी मानव लक्ष्य के रूप में हम वीरता के साथ उदारता के साथ प्रयास करें तो बन पाता है। और अगला आदमी भी, समय लगता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक समझदार है दूसरा ना समझ है, उस स्थिति में क्या होगा नहीं क्या? अगर हम पति पत्नी हैं और एक समझदार है, एक समझने के प्रयास में, और एक पूरी तरह से मान्यताओं से ग्रसित है, उस स्थिति में क्या होगा? तो मैं देख पाया हूँ इसको भी कि एक समय का मतलब ये नहीं है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल, ऐसा कुछ पैरामीटर ही नहीं है समझने का कि अगला आदमी कब तैयार हो जाए समझने के लिए। इसका कोई पैरामीटर नहीं है। हम ऐसा नहीं बांध सकते कि ये 1 साल में हमारे साथ आएगा या 10 साल में साथ में आएगा। ये पैरामीटर नहीं है। मैं इसको देख पाया हूँ, जब भी उसको लगेगा कि मेरे को समझना है तो वो अपने आप ही वो समझ पाता है। तो इस रूप में देख पाएंगे कि एक समझदार है, एक ना समझ है, तो प्रयास धीरता कम ना हो। धीरता अगर हम निष्ठा हमारी कम हो पाती है, जीने में निष्ठा कम हो जाती है, उस व्यक्ति को देखकर तो हमारा अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि हम साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, और अगला आदमी अगर मान्यताओं से ग्रसित है और हमारी धीरता धीरे धीरे से कम हो जाए, निष्ठा कम हो जाए कि ये कुछ बदलने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा, जिंदगी ऐसे ही चलेगी, इसी का, ऐसा नहीं है। हम धीरता के साथ अगर हम अध्ययन करेंगे, हम जीना शुरू रखेंगे, तो अगला आदमी को ट्रांसफर होना ही होना है, ये बाध्यता है। समय की सीमा नहीं है इसमें, इसको भी समझ पाते हैं। तो इस रूप में बहुत सारी बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता है। हमारे अध्ययन में, हमारे जीने में आप सभी लोग पूरक हो पाए, हमारे साथ सहयोगी हो पाए। यही सहयोगिता के साथ, यही पूरकता के साथ मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
बहुत बहुत कृतज्ञता है। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा एक है, समाधान भले ही अनेक हो, लक्ष्य एक के साथ हम जीना प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार भैया। और क्या बात है, इतने सुंदर सत्र के लिए आपका भी खूब खूब धन्यवाद। बाबा जी के जो साथ आपने जो घटना शेयर करी, बाबा जी कहते हैं कम्युनिकेशन है ना, भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, ऐसा है ना, ये कम्युनिकेशन इन 5 तरीके से हो रहा है। तो एक जागृत व्यक्ति है ना, भाव पक्ष को स्पष्ट पहचान गया है ना। तो मैं ये कल्पना कर रही थी, और ये अपने आप में वास्तव में, जैसे आपने कहा ना, धड़ाम से उन्होंने बोल दिया, तो शायद है ना, ये एक बम्बार्डमेंट जैसा ही फील हुआ होगा, एक धड़ाम जैसा ही हुआ होगा, एक है ना, कहते हैं दिल धक से हो गया होगा कि किसी ने कह दिया होगा कि भाव को ठीक करो। फिर आपने कहा कि जब हम बात करते हैं तो हमें अपने इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने भाव को ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल जो भाषता है ना, वो भाषा से नहीं, हर तरीके से ना भाव भी व्यक्ति तक पहुंचता ही है। देखिए, जागृत हो अजागृत हो, सभी व्यक्तियों को है ना भाव का भास आभास तो रहता ही है। हम भी किसी जागृत व्यक्ति का भास आभास तो कर ही पाते हैं ना, मूल्यांकन ना कर पाए कोई बात नहीं, भाषाभास विधि से तो हम पहचानते हैं। फिर आपने कहा है जो सूत्र आपको बहुत छू गया, वो ये कि संज्ञा नियता में संवेदनाएं नियंत्रित हैं, और ये आपके लिए उपहार स्वरूप भी, आशीर्वाद स्वरूप भी है ना। बाबा जी ने आपसे यही प्रश्न पूछ लिया, और वो आपके जीने में एक मील का पत्थर की तरह, या एक प्रेरणा की तरह, एक दिए की तरह हमेशा टिमटिमाता रहता है। ये मुझे भी बहुत बढ़िया सूत्र लगता है। संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित हैं। मनुष्य के आगे है ना, जो आगे की जो परंपरा है, जो आगे के कार्यक्रम है, वो भी वास्तव में इसी विधि से है ना। जैसे जैसे हम संज्ञानशीलता की तरफ आकर्षित, सम्मोहित है ना, उस दिशा में चलते जाते हैं। ये अपने आप मुझे लगता है सभी के ऑब्जर्वेशन में ये चीज आ जाती है। अगली बात जो आज के सत्र में या पिछले 22-23 सत्रों में निकल करके सामने आई, कि हम भाई जागृति क्रम जागृति है ना, लक्ष्य जो मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य है, ये हमारी दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है इस समय, एक तो हमारे पास स्पीड हो, और दूसरी हमारे पास स्टेबिलिटी हो। तो स्टेबिलिटी है ना, क्लैरिटी से आती है। जितना जितना हम क्लियर होते हैं, जितना जितना हम विषय वस्तु के संदर्भ में स्पष्टता हमको आती जाती है, स्टेबिलिटी अपने आप आती है। लेकिन स्पीड कैसे आती है? तो स्पीड आती है सहयोग से, है ना। अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम है, जो गति बनती है जब सहयोग होता है, तो वातावरण, अध्ययन और संस्कार के फलस्वरूप गति हमारी निर्धारित होती है। एक मुझे अशोक गोपाला भैया ने कहा था, उन्हें बाबा जी ने ऐसा बोला कि देखो बेटा, जो दिशा देना है वो गुरु का काम है, और जो गति होगी वो शिष्य की कर्म स्वतंत्रता है ना। तो हमारी गति कितनी होगी, ये हमारी कर्म स्वतंत्रता है। इस अर्थ में अपनी गति को बनाए रखना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और आखिरी बात आपने कही, भाई पेशेंस इज अ वर्च्यू, है ना, धैर्य। जब हम लोगों के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पेशेंस है ना, धैर्य, और एक कहीं ना कहीं सतत एक ये बात बनी रहे कि देखिए, जब इस व्यक्ति का भी समय आ जाएगा, जब इस व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं एक है ना पीड़ा जरा घनीभूत हो जाए, इसकी भी आवश्यकता है उस व्यक्ति में, प्रश्न बन जाए जरा, है ना, उस व्यक्ति के भीतर भी आवश्यकता बनेगी, तो अपने आप है ना वो व्यक्ति तत्पर हो जाएगा समझने के लिए, अध्ययन के लिए, है ना। तो अपने समझने के क्रम में धैर्य बनाए रखें दूसरों के प्रति, जिनके साथ हम जी रहे हैं उनके प्रति, है ना। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है ना, पेशेंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, कंपैशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, काइंडनेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और उससे इस ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन में आ जाए, है ना। यहाँ तक हमें जाना है, ऐसा रहना है, और इस क्रम में अपने आप को सदा सदा अध्ययन के लिए प्रस्तुत करना। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, लगे रहना, निष्ठान्वित बने रहना, है ना। चलिए, तो आज काफी सारे लोग हमारे सत्र में जुड़े हैं ना, मुझे लगता है 30-35 के करीब लोग आते जाते रहे। लगभग 25 से 28 लोग लगातार इस सत्र में जुड़े रहे। तो उन सभी का भी खूब खूब धन्यवाद। बाबा जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता है ना। जब तक क्या, क्रिया पूर्णता, गठन पूर्णता तो हो ही गई है ना। सॉरी, क्रिया पूर्णता नहीं, गठन पूर्णता तो हो ही गई है। तो अब वापस जाने का तो कोई कार्यक्रम नहीं है। तो अनंत काल तक एक कृतज्ञता बाबा जी के प्रति बनी रहेगी, है ना। और आप सभी के प्रति भी है ना, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, है ना, अकेले में तो चलना नहीं है।
बहुत बढ़िया। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, और बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। इस सत्र में हम लोग विकास क्रम विकास को समझने के लिए सुबह 7:30 से 8:30 सोमवार से शुक्रवार हर रोज वीडियोस देखते हैं आधा घंटा, और आधे घंटे उसके बाद जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन चल रहा है। वो जो वीडियोस हम देखते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को, चूंकि हमारा कई सारे लोग उस तरीके का स्टडी नहीं किए रहते, और एक अभी हमारी वास्तव में एक पात्रता भी बनी है कि हम उस चीजों को समझ पाए। तो वीडियोस बहुत सारे लोग जो निरंतर जुड़ते रहते हैं, 18-19 लोग हर रोज सत्र में आ जाते हैं, तो उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। आप भी जरूर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल रश्मि दीदी, आप बिल्कुल हमारे साथ हर रोज जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको दे देंगे, और बाकी इसी लिंक पे, ये जो लिंक आज आपने क्लिक किया है गूगल मीट का, इसी लिंक पे हर सुबह 7:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार। एक दूसरा प्रयास मैं इसी रविवार से शुरू करने वाली हूँ, वो ये है, एक डॉक्यूमेंट्रीज, जो कॉन्टेम्प्ररी डॉक्यूमेंट्रीज हैं हमारे वातावरण को लेकर, जिसमें हमारा एक तो प्राकृतिक वातावरण है और दूसरा मानवकृत जो वातावरण है, इन दोनों हिस्सों को लेकर के जन संवाद का आह्वान। हमारे संवाद में ही समाधान आ नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सारा समय है ना न्यूज चैनल, चाय पे बैठे, नुक्कड़ पे बैठे लोग, हम जहां काम करने जाते हैं वहां, हमारे परिवार में समाधान, समस्या की ही चर्चा, छिद्रान्वेषण ही छिद्रान्वेषण है ना। इससे मुक्त होकर के एक सत्यान्वेषण, है ना, समाधान की बात, ऐसा जन संवाद को मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ। पहला इसी रविवार को सुबह 9:30 बजे हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हैं कि जो मांसाहार है अथवा जो आहार है ना, आहार का औद्योगिकरण अर्थात जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको लेकर के एक हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, और उसके बाद सह अस्तित्ववाद में क्या विकल्प को सुझाया गया है, इसका भी एक है ना चित्रण, स्पष्ट चित्रण हमें बन जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है इन चीजों को लेकर के। तो आप हमारे साथ उसमें भी जुड़िए इस रविवार को सुबह 9:30 बजे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जनक का भी खूब खूब आभार, है ना, वो टेक्निकली मुझे असिस्ट कर रहे हैं सारे प्रोग्राम को करने में। और रवि भैया आपका खूब खूब आभार। माधुरी भाभी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू अंकल आपको भी स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि ये है ना इसके सूत्रधार, इसके कर्णधार जो है वो छोटू अंकल ही हैं पूरे कार्यक्रम के। सभी को आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को धन्यवाद के साथ हरिहर। नमस्कार सभी मित्रों को। दीदी